हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोमेट्रिक। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बायोमेट्रिक्स के अंदर में अभी तक मैंने हायर क्लासेस की वीडियो अपलोड की है। क्लास 10th की ये वीडियो है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है स्टूडेंट्स के लिए। आई नो कि आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी के लास्ट एंड से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और स्पेशली जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, उन टॉपिक्स पे वीडियो में बायोमेट्रिक्स के अंदर मैं जरूर ही अपलोड करूंगी। ओके, बिकॉज माय डियर स्टूडेंट, आई नो वेरी वेल कि आप लोग इजी टॉपिक्स बहुत आसानी से क्लियर कर लेते हो, समझ लेते हो, बट प्रॉब्लम आती है टिपिकल टॉपिक्स में। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो समझ में नहीं आती है और चैप्टर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग और बोरिंग लगने लगता है। बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर को मैं क्लियर करूंगी, सारे डाउट्स आपके कवर करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विद दिस इंट्रो। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी एक्चुअली क्या होता है। नॉर्मली जो आपका टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इस साल भी इवोल्यूशन वाला टॉपिक आपका पूरी तरह से हटा दिया गया है। जैसे कि हर साल इवोल्यूशन का टॉपिक जो है वो हटा दिया जाता है, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं इवोल्यूशन को भी आपको पढ़ाऊंगी बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इवोल्यूशन काफी ब्रॉड स्ट्रक्चर में दिया रहेगा और वहां आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप क्लास 10th में ही इवोल्यूशन को समझ लीजिएगा। एग्जाम में नहीं आ रहा है उससे कोई मैटर नहीं, बट नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी वर्ड होता क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता। अगर हिंदी में हम इसे डिस्क्राइब करें तो दैट इज द अनुवांशिकता। मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मीन्स जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, जो वंशागत हो जाते हैं, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी या अनुवांशिकता। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है ट्रेड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ट्रेड्स क्या होते हैं? ट्रेड्स कुछ नहीं, दिस इज द कैरेक्टर्स। ओके, ये कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं। माता पिता से जो लक्षण हमें मिलते हैं और हमसे जो लक्षण हमारे बच्चों में जाते हैं वही होते हैं ट्रेड्स और कैरेक्टर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दिस इज द हेरिडिटी। ओके, और इस पूरे टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। बट इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है, ताकि आपको टॉपिक को समझने में बहुत अच्छा भी लगे और इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि हेरिडिटी क्या होता है। वो सारे कैरेक्टर जो वंशागत हो जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, अब बात आती है व्हाट इज द ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब हमने बोला कि ट्रेड इट इज अ कैरेक्टर। अब ये ट्रेड्स कितने तरह के होते हैं? तो ये ट्रेड्स दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड, ठीक है, और सेकेंड होता है इनहेरिटेंस। ओके, तो अगर हम ट्रेड्स की बात करें तो जो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज द इनहेरिटेड ट्रेड्स, वो कैरेक्टर्स जो हमारे जीन में होते हैं। ओके, जीन में मतलब आपको आंखों से वो नहीं दिखाई देंगे, मींस वो आपके जीनोटिपिक कैरेक्टर होंगे, फिनोटिपिक नहीं होंगे। अब ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, ये भी मैं आपको टर्मिनोलॉजी जब क्लियर करूंगी तो उसमें प्रॉपरली आपको बताऊंगी। ओके, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स या इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो कि हमको हमारे जीन के अंदर में जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी आंखों का कलर है, आपके बालों का कलर है, आपका स्किन का कलर है, ये सारी चीजें हमको हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है, हमारे पूर्वजों से ही मिलती है। ओके, जो हमारे जीन में है, ओके, जिसे हम बदल नहीं सकते।
और जो सेकेंड वन होता है दैट इज द एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड मतलब हमने उसे एक्वायर किया है, प्राप्त किया है। अपनी लाइफ स्पैन में जो लाइफ हमको मिली है, इस लाइफ स्पैन में जो कैरेक्टर हमने एक्वायर किए हैं वो है एक्वायर्ड ट्रेट्स या एक्वायर लक्षण या कैरेक्टर, यू कैन से दैट। ओके, सो एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? अब भाई अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सपोज करिए कि अगर हम सोमेटिक सेल्स की बात करें, जैसे हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, मसल्स होते हैं, तो किसी को अगर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करता है, कोई बॉडी बनाता है अपनी, ओके, तो बॉडी बनाएगा तो उसकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, वो अपने आप पे वर्कआउट करेगा, खुद को वैसा बनाएगा ताकि उसकी मसल्स काफी स्ट्रांग हो जाएगी। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जिमर्स होते हैं या जो बड़े बड़े एक्सरसाइजर्स होते हैं, उनकी बॉडी का शेप ही बिल्कुल बदल जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बॉयज को बहुत ज्यादा शौक होता है अपनी बॉडी डोले शोले बनाने का, तो वो लोग ने अक्सर देखा होगा रेसलिंग वगैरह में कि किस तरह से जो रेसलर्स होते हैं वो अपनी बॉडी का पूरा शेप ही चेंज कर लेते हैं। उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत सारी अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मतलब उनकी बॉडी का जो एक नॉर्मल शेप था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उनके जो जीन में भी वो कैरेक्टर था या उनके जो पूर्वज थे वो भी बहुत बिल्कुल पहलवान होंगे, ऐसा नहीं है। मीन्स जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर्स हमारे एक्वायर्ड है, जो हमने अपनी लाइफ स्पैन में एक्वायर किया है, वो वंशागत हो जाएंगे या वो हमारी पीढ़ी में चले जाएंगे। भाई आज हम तंदुरुस्त है या आप बहुत ज्यादा बिल्कुल डोले शोले वाले हो तो आपका बच्चा भी बिल्कुल डोले शोले वाला बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, अगर वो मेहनत करेगा तो वो वैसा बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो बात है कि जो एक्वायर्ड ट्रेट्स है वो क्या होते हैं, हमको हमारी लाइफ स्पैन में ही हमको मिलते हैं और लाइफ के साथ ही वो चले भी जाते हैं, वो कभी हमारे जीन में नहीं जाएंगे। ओके, तो क्या बोल सकते हैं कि सोमेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। सोमेटिक वेरिएशन जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं उसे हम बिल्डअप कर ले। ठीक है, अब सपोज करिए कि अगर मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं एक बायोलॉजी की टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरा बच्चा भी बायोलॉजी का टीचर बनेगा। ठीक है, जरूरी तो नहीं है, वो कुछ भी बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है, घर पे भी बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मीन्स जरूरी नहीं है कि अगर मैं बायो की टीचर हूँ या मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ तो कल को मेरे बच्चे भी आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा एक कैरेक्टर है कि आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, तो वो मेरा एक एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये ट्रेट जो है वो मेरे बच्चों में भी जाए, बिकॉज ये मैंने अपनी लाइफ स्पैन में अपनी स्टडी से, अपनी मेहनत से इस चीज को पाया है। तो जो अपनी लाइफ स्पैन में चीजें होती हैं दैट इज द एक्वायर्ड ट्रेट्स। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा कि इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट क्या होते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात आती है हेरिडिटी में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स मतलब जीन। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी हमने पढ़ा कि वो कैरेक्टर जो वंशागत हो जाते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर जैसे हमने पढ़ा कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो लक्षण हमारे जीन में होते हैं। तो ये जो वर्ड जीन है ये किससे बना? जेनेटिक्स से। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स को समझने के लिए जो सबसे एक पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो है द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। यस, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन इनके पीछे जो लाइफ हिस्ट्री है, इनकी एक बायोग्राफी है। मैं आप सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहती हूँ कि मेंडल की बायोग्राफी मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, जो आपको ओल्ड वीडियोस की सीरीज में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर मेंडल की पूरी बायोग्राफी देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि मेंडल कौन थे, उनकी लाइफ स्पैन कैसी थी, उन्होंने अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट किए और उन्होंने किस तरह जेनेटिक्स को ढूंढा था, किस तरह जेनेटिक्स की खोज की थी। उनकी पूरी बायोग्राफी आपको बायोमेटिक के अंदर में ओल्ड वीडियोस में मिल जाएगी। जिन स्टूडेंट ने भी नहीं देखा है वो जाके जरूर देख लें, बिकॉज यहाँ पे मैं मेंडल की बायोग्राफी आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बायोग्राफी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। ओके, बट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स।
ओके अगर इनकी हम लाइफ की बात करें तो 1822 से 1884 तक इनका लाइफ स्पैन था, ठीक है। और अपनी इस लाइफ स्पैन के अंदर में उन्होंने ऐसे अचीवमेंट्स किए थे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी डेथ के बाद उनके वर्क को सराहा गया था, उनके वर्क को लोगों ने जाना उनकी डेथ के बाद, ठीक है। तो जब आप बायोग्राफी देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। यहाँ पे बस आप ये समझिए कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, जीन की खोज करने वाले जो थे, उन्हें हम बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। मेंडल जो थे ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, वो बायोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। और मैथमेटिशियन वो कैसे बने थे, जब वो मोनेस्ट्री में रहते थे और वहां पे उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, हर चीज का, हर प्रॉब्लम का एक मैथमेटिकली सोल्यूशन, मैथमेटिकली फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और उन मैथमेटिशियन की ये बात मेंडल के अंदर इतनी ज्यादा घर कर गई, मतलब वो उनसे इतने ज्यादा इनहेंस हो गए थे, इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि उन्होंने जो अपनी थ्योरी थी वो पूरी ही मैथ्स और साइंस को कंबाइन करके एक ऐसा फॉर्मूला दिया लोगों को जो कि जेनेटिक्स में बदल गया और बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो मेंडल की जो बायोग्राफी है वो काफी स्ट्रांग है, उनके जो अचीवमेंट्स है वो काफी स्ट्रांग है। अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने मेंडल को बीट किया। ओके, तो यहां पर थे मेंडल ने 6 इयर्स तक अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। और किस पर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आता है कि मेंडल ने पी प्लांट पर, पी प्लांट मतलब जो मटर का पौधा होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और मटर का पौधा कौन सा? गार्डन पी के अंदर, ठीक है, जो नॉर्मली गार्डन में पाए जाने वाले पी प्लांट होते हैं, उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। अपने जो एक हाइब्रिडाइजेशन की जो क्रॉसिंग था उनका, डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, एग्जाम में जरूर आता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूं। उस डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने जो प्लांट चूज किया था वो था पी प्लांट, दैट इज द पाइसम सटाइवम। द बोटेनिकल नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सटाइवम। ओके, अब पाइसम वो नहीं कि साउथ इंडियन में जो आप खीर खाते हो तो आप नाम याद कर सकते हैं, हम लोग साउथ इंडियन जो डिश होती है उसमें जो खीर होता है उसको हम पाइसम भी बोलते हैं। तो बट पाइसम, यहाँ पर पाइसम सटाइवम, इट्स अ पी प्लांट, मटर का पौधा। ओके, तो पाइसम सटाइवम पर उन्होंने 6 इयर्स तक वर्क किया, ठीक है, 6 साल तक उन्होंने पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उन्हें रिजल्ट मिले, ठीक है। और 16 इयर्स ऑफ डेथ, मतलब कि मेंडल की डेथ के 16 साल के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को मान्यता मिली। मतलब उन्होंने जो वर्ड ढूंढा था, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने एक वर्ड दिया था, ट्रेड्स। ये जो वर्ड ट्रेड्स है ये मेंडल का ही दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड ट्रेड्स है इसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही दिया था, बट उस समय इसे उन्होंने ट्रेड्स बोलकर ही छोड़ दिया था। और उनके मौत के, उनके डेथ के 16 इयर्स के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, जैसे कि ह्यूगो डिब्रीज आए, ओके, ह्यूगो डिब्रीज आए, कोरेंस आए, इन लोगों ने जब इस वर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये वर्ड कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, ये कैरेक्टर जो है कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तो जीन है। और जीन क्या होता है वो आप सभी को पता है, क्रोमोसोम के अंदर में एक डीएनए का सेगमेंट, दैट इज द जीन। मैं टर्मिनोलॉजी में आपको वो सारी चीजें क्लियर कराने वाली हूँ। ओके, उसके बाद में जब वाटसन एंड क्रिक ने 1955 में अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, ओके, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है, और आप आगे की क्लासेस में भी उसको पढ़ोगे, बहुत ज्यादा ब्रॉड स्केल पे पढ़ोगे। तो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब वाटसन एंड क्रिक ने दिया तो उन्होंने डीएनए के अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स को देखा, जो कोड को देखा, उसे उन्होंने बोला जीन। और जीन और कुछ नहीं था, वही ट्रेड्स थे जिन्हें मेंडल देखे गए थे। ओके, तो मेंडल ने जिन वर्ड्स को ट्रेड्स कहा, कैरेक्टर्स बोला, वो कुछ और नहीं थे, वो थे जीन। और इन्हीं जीन से निर्माण हुआ जेनेटिक्स का, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल। बायोग्राफी, अब बायो
मैटिक के अंदर में जाके देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की, अगर आप टर्मिनोलॉजी को क्लियर नहीं करेंगे तो चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज सारा जो फंडा है ना इस चैप्टर का वो इस टर्मिनोलॉजी के अंदर में है। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी की प्रोसेस, कौन कौन से टर्म्स हैं उनका मतलब समझेंगे और फिर बढ़ेंगे डाई हाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिए टर्मिनोलॉजी क्या है इस चैप्टर की, जिसको मैं क्लियर करने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।